नमस्कार मित्रों अशांति जब हमारे आसपास दस्तकें बिछाने लगती है तो तब ये लगता है कि कहीं ना कहीं मूल रूप से हमारे परिवेश में कोई बहुत गहरी कमी आ गई है। कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पिछड़ रहे हैं धीरे धीरे। जब बात विकास की हो रही है, मुद्दा हमारे सामने आगे बढ़ने का था, विकास का था, चांद पर बस्तियां बसाने की कल्पनाएं हमारे जहन में कुलमुना रही थी, कुलबुला भी रही थी। अब ऐसी स्थिति में अगर परिस्थितियां थोड़ी सी भी हताश करें तो तकलीफ़ होती है कि हम लोग फिर कहीं एक कदम आगे और उसके बाद 2 कदम पीछे जब हमें जाना पड़ रहा है तो हमें सोचना तो चाहिए। और इस सोचने के लिए मैं आपके सामने कुछ एक बातें तथ्य रखता हूँ कि ये संकट साहित्य में किस तरह से असर करता है, किस तरह से प्रभाव डालता है साहित्य में, कला में, संगीत में। इसका एक मैं आपको परिदृश्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पंजाब में जो हुआ, अब एक लोक गायक के साथ जिस तरह से भी सारी घटनाएं घटी और जिस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण बड़े दारुण ढंग से पंजाब के लोक जीवन में, लोक संस्कृति में अपनी गहरी छाप छोड़ गया। उन परिस्थितियों में मित्रों हमें कई बार पीछे की ओर थोड़ा सा और दृष्टि डालें तो ये लगता है कि ये खेल नया नहीं है। चाहे लोक गायक हों या कवि हों, इन सब को कभी आतंकवाद का शिकार होना पड़ा है और कभी इस गन कल्चर का शिकार होना पड़ा है। और ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि मूसेवाला के साथ आरंभ हुआ या उसके साथ ख़त्म हो जाएगा। दोनों बातें नहीं हैं। ये सिलसिले और बढ़ेंगे, निरंतर बढ़ेंगे और डेफिनेटली इसमें निश्चित मान के चलिए कि हमारी लोक संस्कृति को इसका सबसे बड़ा ख़तरा पनप रहा है धीरे धीरे। मूसेवाला गया, ठीक है, उसने 5 वर्ष की अवधि में बहुत कुछ उसने संपन्नता अपने परिवार को दी, अपने परिवेश को दी, अपने दोस्तों को दी और अपने साथी कलाकारों के लिए एक प्रेरक बिंदु बन के उभरा कि भाई ज़िंदगी बेहतर ढंग से बसर करनी है तो उसके तौर तरीके ये हैं। लेकिन कितनी ज़िंदगी बसर कर पाया वो चीज़ हमारे सामने एक उदाहरण है कि ज़िंदगी इस तरह से नहीं चलती, क्योंकि इस ज़िंदगी में साधना, कवायद और जो रियाज़ और जो नए नए स्वर खोजने की बात थी वो कहीं हाशिए पे सरक गई। क्यों सरक गई? उसके लिए एक मूसेवाला जिम्मेदार नहीं था, हमारा पूरा परिवेश जिम्मेदार है। हम लोग अपनी कुंठाओं को, अपनी आतंक के प्रति हमारी जो वितृष्णा है उसको टालने के लिए या उसको अभिव्यक्त करने के लिए या उसका एक विकल्प देने के लिए हम लोगों ने स्वयं एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें ये चीज़ें देने पर कलाकार विवश भी हो गए। और इससे पहले भी यह हुआ। पंजाब में आतंकवाद के दिनों में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने कलमकार गए और उसमें सबसे बड़ी जो संख्या थी वो पत्रकारों की थी, और वो भी पत्रकार भी हिंदी और उर्दू के पत्रकार ज़्यादा थे। कुल मिलाकर सरकारी जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 90 और 92 पत्रकार, कलमकार जिन्हें आप कह सकते हैं कि उनका तो वो आधुनिक दुनिया के बाशिंदे ही नहीं थे। वो परंपरागत रूप से कलम के साधक थे और उन्होंने अपनी शहादत उन्होंने दी। और इसके बावजूद एक खूबी थी उन लोगों में कि उन लोगों ने कभी सिर नहीं झुकाया। उन्होंने ये नहीं है कि किसी डर के मारे या आतंक के भय के मारे वो लोग पीछे सरक गए हों या पृष्ठभूमि में चुपचाप जाके कहीं छिप गए हों, ऐसा नहीं हुआ। और उसका परिणाम निकला कि हमारे सामने 92 का आंकड़ा एक डेथ चार्ट के रूप में, शहादत के चार्ट के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। लेखन की दुनिया में इसका सबसे जो मुख्य उदाहरण था वो पाश का था। पाश ने अपने परिवेश में एक नई क्रांति की बात की। उसने ये भी
हमें बताया कि सपने मर जाते हैं तो समझिए कि आदमी मर गया। अब वो सपने मर गए, आदमी मर गया, ये सारी की सारी बातें सिर्फ़ एक शब्द बनकर रह गए, ऐसे शब्द जो आतंक के अंधड़ में कहीं ना कहीं इधर उधर बिखर गए, छितरा दिए गए और पाश को छीन लिया गया। और ये क्रम जो है आगे बढ़ता गया। और उसके बाद जहाँ तक लोक संस्कृति की बात है, उसमें एक पंजाब का ये गायक था अमर सिंह चमकीला, उसके साथ भी यही हुआ। एक पटियाला का एक युवा गायक परमीश, उसको कला के क्षेत्र से थोड़ा सा अपना कदम हटाना पड़ा, पीछे लेना पड़ा, क्योंकि उस पर भी यही सिलसिला हुआ कि उस पर आतंकवादी हमले हुए। और ये सिलसिला मित्रों आगे भी जारी रहने वाला है। आशंकाएं बाकायदा इस बात की बनी हुई हैं कि ये सिलसिला कला, संगीत, चित्रकला और इन सब जितनी भी सोफिस्टिकेटेड बातें हैं, जितनी भी आप ये मान के चलिए एस्थेटिक्स वाली बातें, उन सब में ये अपना असर छोड़ेंगी चीज़ें। और थोड़ा सा और आगे इससे बढ़ जाइए, मैं आपको एक और उदाहरण भी देना चाहूँगा कि ये जो लोक संस्कृति के माध्यम से, लोक गायकी के माध्यम से धनी लोगों की फहरिस्त में शुमार होने की और बाज़ार द्वारा पैदा किए गए एक मृग जाल में फंसने की जो बातें हैं, ये मित्रों सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये हरियाणा में भी चीज़ें ये सामने धीरे धीरे कुरमुनाती हुई आ रही हैं। और मंचों पर जो प्रस्तुतियां हैं वो बहुत जो होनी चाहिए थी स्तरीय, जिनका जिक्र लोक संस्कृति में हरियाणा के ही लोक साधक देवी शंकर प्रभाकर ने किया था, या उनसे पूर्व अपने समय में हमारे सांगियों ने किया अलग अलग ढंग से, वो सारी की सारी चीज़ें मित्रों अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं गायब होती जा रही हैं। अब कोई भी साधक साधना के क्षेत्र में उतरने या रियाज के क्षेत्र में उतरने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि ये रियाज, ये साधना, ये घाटे का सौदा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें बल पकड़ने लगी हैं। एक समय था मनोरंजन के लिए, जब गंभीर लेखन से लोग ऊब जाते थे तो लोग उपन्यास, जासूसी उपन्यास पढ़ लिया करते थे। चलो बात समझ में तो आती है कि आप हल्का फुल्का पढ़ने के लिए आप जहाँ गंभीर अध्ययन करते हैं नई कहानियाँ के माध्यम से, सारिका के माध्यम से, धर्मयुग के माध्यम से, वहाँ हल्के फुल्के रोमांच भरे लेखन को पढ़ने के लिए, बदलाव के लिए, जायका बदलने के लिए आप मनोहर कहानियाँ भी पढ़ लेते हैं। और आप कुछ ऐसी पत्रिकाएं भी पढ़ लेते हैं जिन पत्रिकाओं में सिर्फ आपको कुछ तनावहीन और रोमांच भरे लम्हे देने का प्रयास किया जाता है। एक समय था कि ओम प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक, ये लोग बेस्ट सेलर्स की श्रेणी में आए थे। प्रेमचंद का गोदान तो पता नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन ये लोग आ गए। अब ये सारी जो कुल मिलाकर जो संस्कृति है, सांस्कृतिक चेतना, इसकी हमें दिशा और दशा पर विचार तो करना होगा गंभीरता से। या आखिर हम इस बाज़ार को, इस बाज़ार के जो लोभ है, संवरण इसका कैसे करें, लोभ संवरण, और इससे कैसे बचें, और इस जोखिम से निजात पाने का हमारे पास चारा क्या है, और आने वाले ख़तरों से बचाव का भी हमारे पास क्या उपाय है। इन सब बातों पर गंभीर विवेचन और दिशाहीन नहीं मैं कह रहा, दिशा सोद्देश्य दिशा और दशा को मद्देनज़र रखते हुए इसका कुछ एक रोड मैप तो हमें तैयार करना पड़ेगा। शुक्रिया।